अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। सो फाइनली शाहीन 10 एक्सरसाइजेज़ के हवाले से कुछ झलकियां या उसका प्रोमो जारी कर दिया गया है और इसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन है, या मैं यूं कहूं कि काफ़ी ज़्यादा नई इन्फॉर्मेशन है। कुछ चीज़ों पर तो अभी सोशल मीडिया पर ऐसे बात नहीं हुई, लेकिन कुछ पर सोशल मीडिया पर बात वगैरह हुई है थोड़ी बहुत। तो जिन लोगों ने उस बारे में कुछ पढ़ा होगा या सुना होगा, सुने तो पता होगा, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अभी सोशल मीडिया पर ऐसे कोई बात ही नहीं हुई है, लोग उसे मिस कर गए हैं। तो हम इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो बेहतर लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। शाहीन 10 एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज चाइना और पाकिस्तानी एयरफोर्स के दरमियान जारी हैं चाइना में। इन एक्सरसाइजेज में पाकिस्तान की तरफ से JF-17 थंडर्स हिस्सा ले रहे हैं और पाकिस्तान के J-10C एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं, और चाइना की तरफ से J-10C एयरक्राफ्ट और J-16 एयरक्राफ्ट कंफर्म्ड हैं। इसके अलावा चाइनीज़ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा बताया जा रहा है। J-16 और J-10C ये दोनों 4.5 प्लस जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। अब इतनी मालूमात तो सभी को ही पता होगी कि चाइनीज़ और पाकिस्तानी एयरफोर्स बहुत बड़े पैमाने पर जंगी मशक़ें कंडक्ट कर रही हैं, लेकिन इस प्रोमो में नई इन्फॉर्मेशन क्या है, जो असल हमारा मुद्दा है। नई इन्फॉर्मेशन की तरफ आ जाएं तो इससे पहले यही था कि ग्रे कलर्ड J-10C जो नॉर्मल पाकिस्तान एयरफोर्स के अंडर आते हैं J-10Cs वो हिस्सा लेंगे, लेकिन यहाँ हमें ग्रीन कैमोफ्लाज वाले J-10Cs नज़र आते हैं। ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10Cs हैं, लेकिन इनके बारे में कहा जा रहा है कि डेडिकेटेड सी मिशंस के लिए या डेडिकेटेड एयर टू ग्राउंड रोल के लिए भी नहीं यूज़ किया जाएगा। उसके अलावा एयर टू एयर मिशंस तो ये करेंगे ही। उसके बाद ये भी एक बात की जा रही थी कि शायद JF-17 ब्लॉक 3 इस एक्सरसाइज का हिस्सा हों, लेकिन यहाँ एक चीज़ कंफर्म होती है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट का मिक्सचर है, जो कि नंबर 28 स्क्वाड्रन जिसे फीनिक्स कहा जाता है वहाँ से JF-17 थंडर्स गए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ जो JF-17 ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट है इनकी नोजकोन ग्रे कलर की है। हालांकि इससे पहले JF-17 ब्लॉक 1 जितने भी हम देखते रहे हैं उनकी नोजकोन ब्लैक कलर की होती रही है। तो इस पर भी हम ज़रा आगे चल के बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम J-10C की ही बात कर लें। J-10C का हाईएस्ट नंबर यहाँ देखने में आता है। इससे पहले यही कंफर्म था कि पाकिस्तान के पास 17 या 16 J-10C एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, लेकिन यहाँ J-10C एयरक्राफ्ट देखा जा रहा है जिसका सीरियल नंबर 120 यानी कि 120 है। मतलब कि ये 20वां J-10C एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा है। इसका मतलब ये हो सकता है इनडायरेक्टली कि थर्ड बैच पाकिस्तान एयरफोर्स को प्रोवाइड कर दिया गया हो, जिसको एज सच ऑफिशियली कभी भी रिवील अभी तक नहीं किया गया। ये मीडिया में उस बारे में कोई खबर नहीं आई, लेकिन पहले दो बैचेस के आने के बाद यही खबरें चल रही थी कि J-10C एयरक्राफ्ट अभी तक क्यों नहीं पहुंचे या कोई डिले आ गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि थर्ड बैच यानी कि तीसरा जो धड़ा है J-10C एयरक्राफ्ट का वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स को प्रोवाइड कर दिया गया है, और ये 120 सीरियल नंबर वाला जो एयरक्राफ्ट है यानी कि 20th एयरक्राफ्ट ये उस थर्ड बैच का ही हिस्सा है। अब आ जाते हैं हम JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट की तरफ। तो JF-17 थंडर की आप अगर यहाँ लाइन देखें, लाइनअप उनका देखें, तो यहाँ कुछ JF-17 ब्लॉक 2 हैं, कुछ JF-17 ब्लॉक 1 है। लेकिन यहाँ जो ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट हैं इनकी नोज कोन ब्लैक नहीं है। हालांकि JF-17 थंडर ब्लॉक 1 हो या ब्लॉक 2 हो या ब्लॉक 3 हो, इन तमाम की ओरिजिनल जो नोज कोन का कलर है वो स्याह रंग का यानी कि ब्लैक कलर का है। लेकिन कुछ JF-17 देखे गए थे स्कर्दू में जो ब्लॉक 1 थे, और अब ये ब्लॉक 1 देखे जा रहे हैं जिनकी नोज कोन का कलर ब्लैक नहीं है बल्कि वाइट है या ग्रे कलर का है। सो ये इस चीज़ की तरफ इंडिकेशन है कि ये अपग्रेडेड ब्लॉक 1 है, यानी कि कहने को इन पर नंबर ब्लॉक 1 वाला लगा रहेगा, लेकिन इंटरनली ये तमाम JF-17 अपग्रेडेड हैं और ब्लॉक 2 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड कर दिए गए हैं। और जब ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन मुकम्मल हो चुकी होगी तो ये तमाम JF-17 को अपग्रेड करके ब्लॉक 3 पर ले आया जाएगा, यानी कि तमाम में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे, रडार, PL-15s और इस तरह की तमाम चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ JF-17 थंडर का एक और शॉट देखने को मिलता है जिसमें इसने अंडरलाइन जो अपना हार्ड पॉइंट है उस पर एक पोर्ट कैरी की हुई है। बहुत से लोग इसे SL पोर्ट समझेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट है जिसे सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट भी कहा जाता है। रिपोर्टेडली ये KG-600 या जिसे पाकिस्तान में हम पंजनत पोर्ट कहते हैं, KG-600 का जो पाकिस्तानी वर्जन है जिसे पाकिस्तान अपने मुल्क में बनाता है उसे पंजनत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट कहा जाता है। तो बुनियादी तौर पर ये पंजनत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट है। ये इस एक्सरसाइज में ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की डोमेन में पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा इस वक्त तवज्जो दे रहा है, क्योंकि 27 फरवरी में पाकिस्तान ने इंडिया के ऑलमोस्ट जितने भी एयरक्राफ्ट थे उनके रेडियोज़ वगैरह को जैम कर दिया था, रडार जैम कर दिए थे।
उसके बाद इंडिया ने अपने SU-30s और बाकी जहाज़ों पर इस कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों को जैम करने के लिए आगे आपको बेहतर जैमर्स की ज़रूरत है। पहले पाकिस्तान KG-300 को यूज़ करता था JF-17 पर, अब पंजीकृत पोड यानी कि KG-600 या 700 ये नेक्स्ट जनरेशन की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोड है, इसको यूज़ किया जाता है। और बहुत से इंटरनल सोर्सेज की बात करूं तो ये मौजूदा जितने भी इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हैं उनको जैम करने के लिए सफिशेंट है। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किसी भी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक होता है तो ये सेल्फ प्रोटेक्शन पोड ऐसे किसी भी अटैक को रिपल्स कर सकती है या उससे प्रोटेक्ट कर सकती है JF-17 को। उसके बाद हम मुख्तलिफ फॉर्मेशंस वगैरह यहाँ देखी जाती हैं और हैरत की बात यह है कि यहाँ एक फॉर्मेशन में चाइनीज़ J-16 एयरक्राफ्ट ने R-27 सेमी रेडार गाइडेड BVR मिसाइल्स को कैरी किया हुआ है। अब ये R-27 BVR मिसाइल है, इसकी 130 से 140 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन ये सेमी एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है सेमी एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल। आज के दौर में एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल होते हैं। सेमी एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल क्या होते हैं कि जब आपने इस मिसाइल को फायर करना है अपने जहाज से और जब ये मिसाइल फायर होने के बाद अपने दुश्मन को टकरा नहीं देता, दुश्मन को जाके स्ट्राइक नहीं कर देता, तब तक लगातार गाइडेंस प्रोवाइड करनी होती है। और इसके लिए ये चूँकि पुरानी टेक्नोलॉजी है, बार बार इतनी लंबे अरसे तक गाइडेंस प्रोवाइड करने पर आपका अपना जहाज ही खतरे में आ जाता है। लेकिन एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल क्या होता है कि जैसे BVR मिसाइल फायर कर दिया जाता है और BVR मिसाइल खुद ही अपने दुश्मन को ढूंढ के तबाह कर देता है, वो फिर जहाज की सरदर्द नहीं रहती। लेकिन ये अब सोचने वाली बात यह है कि ये पुराने BVR मिसाइल यहाँ क्यों यूज़ किए जा रहे हैं। तो इंडिया अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर R-27 BVR मिसाइल्स को यूज़ करता है। सो हो सकता है एक अलहदा सिनेरियो में, एक अलहदा सिचुएशन को देखते हुए उनके खिलाफ भी ट्रेनिंग का सिलसिला जारी हो। और चाहे सेमी एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल भी हैं, लेकिन इनकी रेंज अच्छी खासी होती है और कई मामलात में समझा जाता है कि चूँकि पायलट खुद इन्हें गाइड कर रहा होता है तो इनकी एक्यूरेसी भी पायलट की महारत पर मुनहसर होती है। और सेमी एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल के साथ ही कुछ किल्स भी देखी गई यूक्रेन रशिया वॉर में। हो सकता है पाकिस्तान अपने आप को उस हवाले से भी तैयार कर रहा हो कि सिर्फ एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल ही नहीं बल्कि सेमी एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल के बारे में भी हमें अच्छी हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है ताकि हर लिहाज से इसे काउंटर किया जा सके। इस प्रोमो में S-400 सिस्टम को नहीं देखा जा सका या नहीं दिखाया गया, जाहिर बात है, लेकिन बहुत से सोर्सेज इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि S-400 इन एक्सरसाइजेज में मौजूद है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोड्स और उसके अलावा मुख्तलिफ एयर टू ग्राउंड मिशंस की कन्फिग्रेशन में उड़ा जा रहा है, ये जाहिर बात है S-400 को न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसके रेडार से बचने के लिए मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। सो ये थी वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने एक्सट्रैक्ट की इस पूरे के पूरे प्रोमो से। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी, वीडियो दिलचस्प रही होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।